हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट है। हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में क्या है, जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस है वो काफ़ी क्या है, न्यूज़ में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान दल बदल विरोधी कानून किस प्रकार से काम करेगा, इसमें राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की क्या भूमिका हो सकती है, और जो उद्धव ठाकरे है वो अपनी सरकार को कैसे बचा सकते हैं, या एकनाथ शिंदे हैं वो किस प्रकार से क्या है अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इन सब पर हम क्या है आज बात करेंगे। तो इन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र के इलेक्शन के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, और इस रिजल्ट डिक्लेयर होने में जो बहुमत है 145 सीट्स क्या है हमारी बहुमत के लिए चाहिए, तो वो 145 सीट्स का जो आंकड़ा है वो कोई नहीं छू पाया। चुनाव के दौरान जो है भाजपा और शिवसेना क्या है एक साथ लड़ी थी, वो बाद में क्या है वो अलग अलग हुई। तो इसमें हुआ क्या, एक गठबंधन बना महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर क्या है आपकी सरकार बनाई, जिस सरकार का नाम महाविकास अघाड़ी सरकार नाम पड़ा। इसमें आप देखिए कि शिवसेना के पास जो टोटल विधायक थे, इसमें शिवसेना के पास टोटल 56 क्या थे आपके एमएलएस थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेनली जो डिस्प्यूट है वो नज़र आ रहा है शिवसेना के साथ, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के जो आपके एमएलएस हैं वो क्या है तटस्थ हैं, वो सरकार के साथ हैं। लेकिन मेन क्या है शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो शिवसेना के क्या है विधायकों को अपने साथ क्या है गुवाहाटी के एक क्या है होटल में क्या है लेकर बैठे हैं, और वो बार बार क्या है बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ इतने विधायक हैं मेरे साथ। तो अब इन सब में हम क्या है देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किस प्रकार से काम करेगा, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस में गवर्नर की क्या भूमिका हो सकती है, स्पीकर महोदय की क्या भूमिका हो सकती है, हम ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए ये कानून आया है हमारे संविधान में 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि 10th शेड्यूल क्या है जोड़ी गई। दल बदल विरोधी कानून है उसमें यह बताया गया है कि कोई विधायक या सांसद अपने सदन की सदस्यता से कैसे वंचित कर दिया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला ये किस किस पर लागू होता है। अगर दल बदल विरोधी कानून की मैं बात करूं तो ये किस किस पर लागू होता है। तो सबसे पहले कोई यदि निर्दलीय सदस्य है, वो विधायक हो सकता है या सांसद हो सकता है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून विधायक और सांसदों पे ही लगता है। तो कोई सदस्य निर्दलीय चुना गया, लेकिन उसने बाद में क्या है किसी दल की सदस्यता ले ली, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, उसे उसकी सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा यदि कोई निर्दलीय सदस्य है। अब इससे संबंधित एक केस आपको पता होगा, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी, जब वो पिछले अभी 7-8 महीने पहले क्या है उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस की विचारधारा से क्या है सम्मत हैं, और आने वाला विधानसभा चुनाव है जो गुजरात का, वो हम क्या है कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ेंगे, लेकिन वर्तमान में हम क्या है कांग्रेस की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे। तो उनका ऐसा करने का जो तात्पर्य था वो सिंपल सा था, यदि वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते तो निर्दलीय सदस्य हैं, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक हैं, तो उनकी सदस्यता क्या है विधानसभा से कैंसिल कर दी जाती, उन्हें उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया जाता। दूसरा, यदि
कोई सदस्य अपने दल से त्यागपत्र दे दे। यानी कि कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनकर गया और उसने क्या किया कि अपने दल से जो उसकी क्या थी, सदस्यता थी, उस सदस्यता से उसने क्या दे दिया, त्याग कर दिया, या पार्टी ने उसे हटा दिया, तो उस पर भी क्या है, दल बदल विरोधी कानून के तहत उसकी भी सदस्यता क्या है, कैंसिल कर दी जाएगी, वो जिस भी सदन का क्या है, सदस्य होगा। तीसरी यदि मैं बात करता हूं, जो दल के निर्देशों का पालन ना करे और विपक्ष में वोट करे, विपक्ष में मतदान करे। यानी कि कोई ऐसा सदस्य जो अपने दल में, हर दल में क्या है, एक मुख्य सचेतक नियुक्त होता है जिसे हम विहिप कहते हैं, तो विहिप के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करे या फिर अपने दल से विपक्ष में, यानी कि दल कह रहा है कि भाई इसे वोट दीजिए और आप क्या है किसी अन्य को वोट देते हैं, तो जब मुख्य सचेतक क्या है, स्पीकर से कह के क्या है, उस व्यक्ति की सदस्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत क्या है, कैंसिल करवा सकता है, यदि कोई अपने दल की क्या है, बात ना माने, उसके दिशा निर्देशों को पालन ना करे और क्या है, उसके विपक्ष में मतदान करे। इस दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित जितने भी क्या है मामले हैं, वो क्या है, आपका अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष और विधानसभा में अध्यक्ष और आपका राज्यसभा में सभापति यानी कि चेयरमैन, ये क्या हैं, देखते हैं। अध्यक्ष और सभापति क्या है, ये तय करते हैं कि किस पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा और किस पर नहीं लगेगा, किसकी सदस्यता कैंसिल की जाएगी, किसकी नहीं। ये सब क्या है मामले, अध्यक्ष और सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति या विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के द्वारा तय किए जाते हैं। एक मामला आया था 1992 में, 1992 में आया था किहोटो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किहोटो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष या स्पीकर जो निर्णय लेगा, उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, न्यायिक, क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। ये किहोटो मामले में 1992 में कहा गया। तो दल बदल विरोधी कानून क्या है, इससे संबंधित है कि भाई कोई निर्दलीय सदस्य क्या है, किसी दल की सदस्यता ले लेता है तो उसे क्या है, सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। कोई सदस्य क्या है, अपने जिस दल से चुनकर आया उस दल की क्या है, सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। कोई क्या है, अपने दल के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता, अपने दल के पक्ष में मतदान नहीं करता, उसे वंचित कर दिया जाएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, कुछ होते हैं आपके मनोनीत, राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को। तो यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। यानी कि मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने से पहले कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन अगर वो क्या है 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, वो जिस भी सदन से संबंधित होंगे। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत जो भी क्या है आपके मामले आते हैं उन पर क्या है, जो निर्णय करता है वो अध्यक्ष सभापति करते हैं। यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष, विधानसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में आपके सभापति, विधान परिषद में सभापति। लेकिन पहले क्या होता था, 1992 से पहले जो है अध्यक्ष और सभापति का निर्णय क्या है, दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में किहोटो केस में कहा कि जो निर्णय अध्यक्ष और सभापति लेंगे उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब आपको एक बात और भी याद रखनी होगी यहाँ पर, जो इस समय इंपॉर्टेंट है, कि दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू नहीं होता। यह दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू नहीं होता।
तो मान लीजिए किसी पार्टी के, मान लीजिए हम शिवसेना का ही क्या है उदाहरण ले लेते हैं, वर्तमान परिदृश्य में हम शिवसेना का क्या ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो शिवसेना के वर्तमान में क्या है 56 क्या हैं सदस्य हैं, और इस 56 का 2/3 कितना हो गया, लगभग 37। अब एकनाथ शिंदे जी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल क्या है, शिवसेना के 37 विधायक हमारे साथ हैं। तो जब 2/3 विधायक क्या है किसी के साथ होते हैं तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। सबसे बड़ी क्या है ये बात है। और अगर गलती से क्या हुआ कि भाई एकनाथ शिंदे जी ने दावा किया कि 37 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन हुआ क्या, ये 36 लिख ले, तो क्या कर दिया जाएगा, इन सब की सदस्यता क्या है कैंसिल कर दी जाएगी और उन सीटों पर क्या है दोबारा चुनाव होगा। सरकार यथास्थिति में क्या है बनी रहेगी। अगर इन 36 सीटों में क्या है, इन 36 सीटों में से क्या है इतनी सीटें जीत ली जाएं जिससे क्या है सरकार को बहुमत मिल जाए तो सरकार बनी रहेगी, वरना क्या है जो बागडोर है वो आपके राज्यपाल के हाथ में आ जाएगी। तो अगर एकनाथ शिंदे जी के पास 37 विधायक हैं तो क्या है वो दल बदल के दायरे में वो नहीं आते। दूसरा, वर्तमान में क्या है आपका जो सदन है यानी कि विधानसभा है महाराष्ट्र की वो चल नहीं रही। तो जब विधानसभा सत्र में होती है तो जब तो दल बदल से संबंधित जो भी मामले हैं वो कौन देखता है, आपका अध्यक्ष सभापति। लेकिन जब विधानसभा क्या है नहीं चल रही, सत्र में नहीं है, तो अब कौन देखेगा इस मामले को, राज्यपाल देखेगा। अब कौन देखेगा, आपका राज्यपाल देखेगा राज्य का। तो ये भी क्या है एक बहुत अच्छा क्या है एक आप एक पॉइंट मान सकते हैं। अगर क्या होता अध्यक्ष और सभापति सत्र में होती विधानसभा तो अध्यक्ष और सभापति, अब क्योंकि अध्यक्ष किसका है एनसीपी का है, तो कहीं ना कहीं क्या है वो सरकार को बचाने में थोड़ी बहुत क्या है थोड़ी बहुत कवायद हो सकती थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कौन, राज्यपाल सारे मामले को क्या है देखते हैं। तो इसलिए क्या है कहीं ना कहीं क्या है ये भी एक क्या है बैकफुट होगा आपका उद्धव सरकार का। अब यदि हम इसी में अगली बात करते हैं तो ये भी एक बात है कि जिस मान लीजिए 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो जो कितने हैं टोटल 2/3, तो इन पर क्या है ये विलय भी कर सकते हैं किसी दल में। यानी कि अगर ये अपना विलय बीजेपी में करना चाहें, अपना विलय किसी अन्य दल में करना चाहें तो भी इन पर क्या है दल बदल लागू नहीं होता। जो आपका कौन सा था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके द्वारा क्या है आपका ये हुआ था, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या है ये मर्जर के लिए क्या है पहले 1/3 क्या होती थी 1/3 थी ये वैल्यू कि इन पर लागू नहीं होगा। लेकिन क्या है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी गई और कहा गया कि भाई विलय भी कर सकते हैं जिनके पास 2/3 है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जी क्या है बीजेपी के साथ विलय करें और क्या है अपनी सरकार का गठन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो एक पाला आता है आपका राज्यपाल के पास, एक गेंद आती है आपके राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या कर सकता है ये भी क्या है देखना बड़ा दिलचस्प हो सकता है कि भाई राज्यपाल हमारा क्या कर सकता है। तो राज्यपाल सबसे पहले क्या कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं राज्यपाल का बताऊं तो आर्टिकल 174 क्लोज टू क्लोज बी। तो इस महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं तो ये सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 174 क्लोज टू सब क्लोज बी में लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा भंग की जा सकती है, विधानसभा भंग की जा सकती है। लेकिन यदि हमारे राज्यपाल महोदय को ये शक हो जाए कि भाई जो हमारी मंत्रिमंडल है वो बहुमत खो चुकी है तो ऐसे में वो क्या है अपने विवेकाधिकार का यूज़ करते हैं, यानी कि विवेकाधीन शक्ति है।
यानी कि राज्यपाल क्या है भाई, मंत्रिमंडल, मान लीजिए उद्धव मंत्रिमंडल जाए कि भाई आप क्या है विधानसभा भंग कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है राज्यपाल विधानसभा भंग कर देगा। अपने विवेक के आधार पर क्या है राज्यपाल पूरा मूल्यांकन करता है स्थिति का कि कहीं मंत्रिमंडल अपनी क्या है अपना बहुमत तो नहीं खो चुका, और अगर उसे लगता है कि भाई मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो चुका है तो वहीं आर्टिकल 175 के तहत वो क्या करवा लेता है, फ्लोर टेस्ट करवा लेता है। क्या करवा लेता है, फ्लोर टेस्ट। अब ये फ्लोर टेस्ट क्या है कि जो मंत्रिमंडल क्या है आपका विधानसभा पर निर्भर करता है, तो विधानसभा में मंत्रिमंडल अपना क्या है बहुमत सिद्ध करेगा। तो अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो आपकी एमवीए सरकार बनी रहेगी, और अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता तो आपकी महाविकास अघाड़ी दल को क्या है कि जो सरकार है उसे क्या इस्तीफा देना होगा, समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। और फिर राज्यपाल क्या है राजनीतिक अस्थिरता के तौर पर राष्ट्रपति शासन भी क्या है लगा सकता है, और विधानसभा चुनाव क्या है के लिए भी कह सकता है। तो ये राज्यपाल के पास क्या है, ये राज्यपाल के पास शक्तियां हैं वर्तमान महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में। और अगर मैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस का, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का पूरा एक क्या है एक पूरा भविष्य देखें तो क्या हो सकता है, पूरा एक भविष्य अगर हम देखें तो क्या हो सकता है। देखिए भविष्य में क्या हो सकता है भाई, या तो एकनाथ शिंदे क्या कर लें, मर्जर कर लें, एकनाथ शिंदे मर्जर कर ले, विलय कर ले और अपनी क्या है सरकार बना लें, या फिर सीएम साहब क्या है इस्तीफा दें। सीएम साहब इस्तीफा देंगे, फिर से क्या है जो हमारा राज्यपाल है वो कहीं ना कहीं क्या है फ्लोर टेस्ट के लिए विपक्ष को मौका देगा, और अगर विपक्ष क्या है फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर देता है तो विपक्ष की क्या हो जाएगी सरकार बन जाएगी। और अगर विपक्ष भी क्या है बहुमत साबित नहीं कर पाता, या फिर वो एकनाथ शिंदे को मौका दे दे, तो अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते तो क्या है फिर से विधानसभा भंग कर दी जाएगी और नया चुनाव होगा। या फिर एक इसमें क्या आपका पॉइंट निकल कर आ सकता है, इसमें एक पॉइंट निकल कर आ सकता है कि भाई एकनाथ शिंदे जी बीजेपी के साथ मिलकर क्या है सरकार बना सकते हैं, या एनसीपी कांग्रेस और आपका शिवसेना ही क्या है दोबारा से क्या है बहुमत सिद्ध करके सरकार बना सकती है। तो ये सब क्या है एक तरीके से हमारे इस पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या भविष्य हो सकता है, तो ये है ये क्या है हम देख रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जी के पास यदि सच में क्या है 2/3 क्या है विधायक उनके साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिवसेना पर क्या है अपना क्या है दावा भी ठोक सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या है उन्हें वो क्या है चुनाव आयोग के समक्ष मांग कर सकते हैं कि भाई हमें क्या दे दीजिए, आप सिंबल शिवसेना का हमें दीजिए, जो झंडा है वो हमें दीजिए, ये सब क्या है ये भी क्या है वो चुनाव आयोग के समक्ष मांग कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है अभी भी महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस कहीं भी रुकने का क्या है नाम नहीं ले रहा है। हालांकि क्या है उद्धव सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास क्या है बहुमत है, और हमारे जो उद्धव ठाकरे जी हैं वही क्या है सीएम के तौर पर अपना क्या है कार्यकाल कंटिन्यू करेंगे। दूसरी ओर क्या है आपके एकनाथ शिंदे जी लगातार दावा कर रहे हैं। तो इन सब बीच में क्या है अभी महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई भी क्या है एक रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर होगा क्या। तो लगातार अगर कोई अपडेट उस पर आगे आएगी तो मैं उस पर क्या है आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।